नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं समूहनाथ महतो। बंशीधर ब्रजवासी जी ने शिक्षा विभाग में भूचाल ला दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी ने आगामी जो बजट सत्र चलने वाला है विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में, और विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी जी ने एक एक प्रश्न को शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रश्न उठाया है। तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने प्रश्न उठा करके शिक्षा विभाग में भूचाल ला दिया है। तो चलिए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी द्वारा विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी जी द्वारा कुल 18 तारांकित प्रश्नों को उन्होंने जिक्र उठाया हुआ है और एक एक प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। जो भी उन्होंने प्रश्नों को उठाया है, एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के आने वाले भविष्य के लिए। तो चलिए हम एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या वो जो प्रश्न है उन्होंने बजट सत्र में उठाने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है, तारांकित प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्या माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 21/3/2019 के बाद अप्रशिक्षित बचे शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का विभाग द्वारा आदेश दिया गया था। क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के विरुद्ध प्रभावित शिक्षकों की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए SLP नंबर की अगुवाई सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति बहाल कर रखने का आदेश दिया है। क्या यह भी सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उक्त आदेश का लोक में प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में काम करेंगे तो उनके वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे भुखमरी के कगार पहुंच गए। यह अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में है जिन्हें हटा दिया गया था, अप्रशिक्षित जो थे, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने केस किया, केस की सुनवाई हुई और उसमें उनको फिर से दोबारा बहाल करने का आदेश दिया गया, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। इसी से संबंध में उन्होंने तारांकित प्रश्न किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है सक्षमता परीक्षा के संबंध में उन्होंने स्थानीय निकाय के 2 चरण परीक्षा ली जा चुकी है, सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य जारी है। तो क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षकों के द्वारा चुने गए परीक्षा के विषय को ही परिणाम पत्रक पर शिक्षक की विषयगत कोटि प्रदर्शित कर दिया गया है, जबकि परीक्षा का विषय चुनना शिक्षक के स्वैच्छिक था और विषय की विषयगत कोटि नियुक्ति आधारित अस्थायी विषय वस्तु है। क्या यह भी सही है कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक की कोई विषयगत कोटि निर्धारित नहीं होती है, इसके बावजूद परीक्षा के लिए चुने गए विषय के आधार पर इनके विषयगत कोटि भी परिणाम पत्रक पर प्रदर्शित किया गया है। ये परिणाम पत्रक जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को प्राप्त हुए हैं उस पर इन्होंने प्रश्न उठाया हुआ है। और अगला जिक्र किया गया है उनके द्वारा जो कालबद्ध प्रोन्नति है उसके संबंध में, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या यह सही है कि बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियमावली एवं जिला परिषद प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियमावलियों में स्थानीय निकाय शिक्षकों की पदोन्नति कालबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान बनाया गया है? क्या यह भी सही है कि विगत 2 दशकों से कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति के प्रति विभाग पूर्णतः उदासीन है, जिसके कारण शिक्षकों की दायर की अवमाननावाद संख्या 1742/2017 एवं समादेश याचिका संख्या 18,449/2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनकी प्रोन्नति का आदेश दिया है, किंतु न्यायालयीय आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। क्या यह भी सही है कि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक पात्र होते हुए भी प्रोन्नति से वंचित रह गए और सेवानिवृत्त किए जा रहे हैं? उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, प्रश्न उठाया है कि शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति का जो जिक्र नियमावली में किया गया है, क्या कारण है कि उन्हें प्रोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। ये हो गया। इसके बाद यह भी स्नातक माफ़ कीजिएगा बेसिक ग्रेड में जो नियुक्त BEd योग्यताधारी शिक्षक उन्हें 6 मार्क का समर्थन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें 6 मार्क का प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जिसके कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और तो यह भी प्रश्न लिखा है कि क्या BEd योग्यताधारी बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए 6 मार्क समर्थन प्रशिक्षण की व्यवस्था कब तक करा दी जाएगी? और अगला प्रश्न जिक्र कर लेते हैं। और ये जो मध्य विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, इससे संबंध में उन्होंने प्रश्न का जिक्र किया है।
और यहाँ पर जो और ये प्रश्न उन्होंने उठाया कि राज्य के मध्य विद्यालय में 2500 शारीरिक शिक्षा अनुदाशक को नियोजन मात्र 8000 मासिक मानदेय पर किया गया, जिसे वो गुजर बसर पाने में भी असमर्थ है। इस बात पर उसका भी रात दिन काम लिया जा रहा है, उनका भी वेतन मान देने की घोषित करने रखने का विचार करती है कि नहीं, इसका प्रश्न उठाया हुआ है। और ये भी वही प्रश्न इन्होंने महा डिग्री। और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि और HRMS। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक शिक्षकों के संबंध में, क्या यह सही है कि HRMS पोर्टल राजकर्मियों के लिए प्रचलित वेतनमान को ही सपोर्ट करता है और विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित कृत्रिम वेतनमान को सपोर्ट नहीं करता है? कृत्रिम वेतनमान यानी कि क्या यह आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि HRMS पोर्टल जो है राजकर्मियों को प्रचलित वेतनमान जो राज्य सरकार के अपने कर्मियों को प्राप्त होता है वही सपोर्ट करता है, और विद्यालय अध्यापकों को जो कृत्रिम वेतनमान दिया गया वो सपोर्ट नहीं करता है, जिस कारण से उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता आधारित राजकर्मियों भुगतान स्वतः ससमय शुरू हो जाता है, किंतु विद्यालय अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि आधारित भुगतान नहीं हो पा रहा है? क्या यह भी सही है कि विद्यालय अध्यापकों को वेतनमान भत्ते का पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण इन्हें शहरी क्षेत्र में प्रतिस्थापित होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र का ही HRA मांग भत्ता मिल रहा है? आपको बता दें कि जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक बंधु हैं उन्हें शहरी विद्यालय में काज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ग्रामीण आवास भत्ता ही प्राप्त किया मिल रहा है, 5% आवास भत्ता, जबकि उन्हें 7.5% या 8% या 10% के दर से आवास भत्ता मिलना चाहिए। तो ये उन्होंने प्रश्न उठाया हुआ है। इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं, यह स्थानांतरण नियमावली के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ये भी प्रश्न किया है, क्या ऐसा है कि राज्य के विद्यालयों में कार्य 2 दशकों से कार्य पश्चवर्ती वर्षों में नियुक्त किए गए शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण की लगातार मांग करते हैं और कई शिक्षा स्थानांतरण की राह देखते देखते सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं? क्या यह भी सही है कि स्थानांतरण हेतु बार बार नियमावली बनाई जाती है किंतु स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदार्थित शिक्षकों में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है? क्या यह भी सही है कि विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा सभी कोटि के शिक्षकों स्थानांतरण की समेकित नीति बनाई गई और 2 बार शिक्षकों से प्रावधान प्राप्त करने के बावजूद स्थानांतरण के नाम पर 1.90 लाख आवेदकों में से मात्र 35 शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जा सका है? तो क्या सरकार बतानेगी कि नियमावली के राज्य की शिक्षकों की स्थानांतरण कार्रवाई का दिखावा करने के बजाय स्थानांतरण के लिए प्रभावी कदम उठाने की विचार रखती है? नहीं तो क्यों? और इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या कारण है कि शिक्षकों का स्थानांतरण का दिखावा सरकार कर रही है, क्यों नहीं ठोस कदम उठा रही है? ये हो गया। और इसके बाद और यह चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रश्न और उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों के यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखा है? उन्होंने प्रश्न किया है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के संसाधनों पर प्रतियोगिता के आधार पर विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान कराया जा रहा है? क्या यही सही है कि विशिष्ट शिक्षक कोई नया समरूप वेतनमान नहीं किया गया, बल्कि एक फिटमेंट इंडेक्स बनाकर संबंधित शिक्षकों को स्थानीय निकाय शिक्षकों में मध्य अंतिम वेतन के निकटतम इंडेक्स के समतुल्य वेतन विशिष्ट शिक्षक प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जाना है, जिससे स्पष्ट विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निरंतरता अर्थात वेतन संरक्षण का लाभ तो दे दिया किंतु सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया? सेवा निरंतरता के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया है कि क्यों जब वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो सेवा निरंतरता का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या यह भी सही है कि विशिष्ट शिक्षक समान कार्यस्थल पर पूर्व से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में शायद कर रहे हैं, कार्य दायित्व कहीं आगे निर्वहन करेंगे अर्थात उनके कार्य या जिम्मेवारी में कोई नया परिवर्तन नहीं किया है, तो केवल उनका पदनाम परिवर्तित किया गया, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाने का उनकी पूर्व सेवा महत्वहीन हो जाएगी? सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं, क्यों लाभ क्यों नहीं? क्या राज्य सरकार जो सेवा के आधार पर विशिष्ट सेवा निरंतरता का लाभ देने का विचार रखती है या नहीं? और यहाँ पर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रधान शिक्षकों के माध्यम के लिए जिक्र किया गया है। जो माफ कीजिएगा पुस्तकालय अध्यक्ष हैं जो उनका वेतन जो है कन्या शिक्षक, ये भी जिक्र किया है। और आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और एक प्रश्न यहाँ पर भी है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत वैसे जिन्होंने सत्र 2014, 16, 15, 17, 16, 18 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है को शत तक तीसरे वैचारिक परीक्षा पर प्रतिनिधि वित्तीय लाभ देने का आदेश ने दिया है? क्या सभी किस संबंध उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या के आलोक में प्राथमिक शिक्षा अपने ज्ञापांक के आदेश सभी संबंधों को दिया है? तो क्या सभी है कि यही प्रश्न उन्होंने उठाया हुआ है। और
और यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को प्राण संबंधित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लाखों शिक्षकों विशिष्ट शिक्षक पदों पर योगदान स्वीकृत किया गया है। योगदान के पश्चात राजकीय बन जाने का उनके वेतन का भुगतान जिला कार्य के पद्धति स्थापना किया जाना है कि अभिषेक किसी भी राज्यकर्मी वेतन भुगतान प्राण न खोले बिना नहीं किया जा सकता है कि अभिषेक जिला कार्य पद्धति कर विशिष्ट शिक्षक प्राण नंबर नहीं खोले जाने का इनका वेतन भुगतान अब तक शुरू नहीं किया जा सकता है। जिन 2 जनवरी 25 से विशिष्ट शिक्षक पद योगदान के 1 जनवरी का अचानक कार्यक्रम प्राप्त वार्षिक वेतन पेटमेंट का वेतन दान दिया जाना है जिसको लेकर संशय की स्थिति बन गई। इसी कारण जिला के स्तरीय पद का वेतन निर्धारित नहीं कर रहे हैं। यही सब इस प्रकार के प्रश्नों का उन्होंने उठाया हुआ है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों बंधु शेयर की तभी इसका लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।